के साथ अगर बात की जाए तो अभी तक बहुत सारे लोगों की जानकारियां सामने आई हैं इस पूछताछ में, जो पूरे इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे। उनको लेकर भी अपडेट आपसे हम लेंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। धर्मांतरण केस में एक बड़ा खुलासा हुआ। धर्मांतरण के लिए ग्रामीण युवाओं की फौज तैयार कर रहा था झांगुर। 46 गांव के युवाओं पर झांगुर की नजर थी। नेपाल से सटे गांव में धर्मांतरण का अड्डा बनाने में जुटा हुआ था झांगुर। नेपाल से सटे गांव में इस्लामिक मूवमेंट के जरिए पैठ बनाने का मकसद था। धर्मांतरण के लिए 10 करोड़ खर्च करने की तैयारी की जा रही थी। तकरीर के बहाने युवाओं को बरगलाने का ये प्लान बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पर अभिषेक कितना बड़ा प्लान बनाया गया था। 46 गांव युवाओं को, यहाँ पर ये जो 46 गांव के युवा थे उनको पूरी तरीके से उनकी फौज तैयार कर ली गई थी। इनको टारगेट किया गया था। सॉफ्ट ऐसी जगहों का सिलेक्शन किया गया था जहां पर आसानी से अपने इस काले कारनामों को अंजाम ये दे सके, पूरे नेटवर्क को चलाया जा सके। ये 46 गांव कौन से थे, क्या इन्हीं को सिलेक्ट करने का मकसद था? नेपाल से सटे तो ये गाँव थे, लेकिन इसके साथ ही और क्या फायदा इनको मिल पा रहा था? बिल्कुल, देखिए नेपाल से सटे होने के नाते सीधे तौर पर झांगुर का एक इंटरनेशनल नेटवर्क स्थापित होता। वो गांव जो नेपाल और भारत की सीमाओं पर हैं, वहां से आसानी से नेपाल में भी ये नेटवर्क झांगुर स्थापित करता और फिर आगे कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी स्थिति में नेपाल से सीधे संपर्क हो पाता। साथ ही साथ नेपाल तक पैठ बनाने के पीछे और भी कई सारे कारण थे। नेपाल जाकर पैठ बनाकर वो आईएसआई से भी करीबियां बनाना चाहता था और यहाँ पर एक ऐसा नेटवर्क स्थापित करना चाहता था जो कभी भी उसके कहने पर किसी इस तरह की स्थिति में कोई भी काम कर सकें, यानी कानूनी गैर कानूनी को बिल्कुल दरकिनार करके। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये लव जिहाद की एक नई टीम तैयार कर रहा था। उनको महंगे शौक, महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगी गाड़ियाँ मुहैया करा रहा था तोहफे के तौर पर। बस शर्त ये कि वो अपने गैर धर्म में किसी लड़की से शादी करें और फिर उसका धर्मांतरण कराएं। धीरे धीरे वो ये भी कोशिश करता था, जब इन लोगों से मुलाकात करता था गांव में जाकर, प्रधानी का भी चुनाव लड़ चुका था, तो उस वक्त ये आंकता था कि कौन से युवा इंटरेस्टेड हैं, यानी कौन इसकी तरफ कितना ध्यान दे रहे हैं। फिर उन्हें दोबारा टच किया जाता था, फिर उन्हें पैसे दिए जाते थे, बुलाया जाता था मिलने के लिए, तमाम बातें उनसे कही जाती थी और उसके बाद नीतू नसरीन के जरिए उनको पैसे दिए जाते थे और आगे के काम पर लगाया जाता था। तो खतरनाक मंसूबों के साथ झांगुर आगे बढ़ रहा था। उससे पहले एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये प्लानिंग और प्लॉटिंग का पार्ट और कौन लोग थे, कितने युवा ब्रेन वॉश्ड हुए, कहाँ हैं वो, क्या वो वाकई इस काम पर लगे हैं कहीं पर, देश के अलग अलग जिलों में उन्हें भेजा जा रहा था, राज्यों में भेजा जा रहा था, नौकरी के बहाने, रोजगार के बहाने, और पैसे उन्हें इतने दिए जा रहे थे कि उन्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी। वो वहाँ पर जाकर सिर्फ इसी काम पर लगे थे। तो क्या इस तरह भी धर्मांतरण कराए गए हैं? ये वो बातें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं और लगातार एटीएस इसे इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ पर अब और भी बड़े खुलासे होने हैं और जो युवाओं की फौज तैयार की गई थी, ऐसे में हर उस युवा पर कार्रवाई होगी। उनका जो ब्रेन वॉश किया गया है उनको पूरी तरीके से समझाना होगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर नेटवर्क को ध्वस्त करते करते कुछ भी अगर ऐसे युवा छूट जाते हैं तो वो अपने मकसद को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये भी बेहद हानिकारक है, बेहद बड़ा खतरा है, तो उन पर भी लगाम लगानी बेहद जरूरी है। फिलहाल आप इस पूरी कार्रवाई पर और आज की सुनवाई पर नजर बनाए रखिएगा। अभिषेक, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। झांगुर का आका कौन था? वो उसके हर एक कॉल पर तत्काल अमल करता था। उसका फोन झांगुर के लिए अल्लाह का फरमान होता था। वो कौन है? अब इसकी तलाश सरगर्मी से पुलिस, एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। झांगुर के पीछे किसी बड़े मास्टरमाइंड का हाथ बताया जा रहा है। झांगुर को कोई पकड़ ना सके इसलिए वो यहां पर कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल करता था। इस रिपोर्ट में देखिए विस्तार से ये जानकारी। वो फोन पर देता था हुक्म, झांगुर बोले तामील तामील। उसका हर ऑर्डर झांगुर की सर आंखों पर। धर्मांतरण का किसने खींचा खाका? कौन था झांगुर का आका? जो हुक्म मेरे आका। धर्मांतरण और हिंदू बेटियों को टारगेट करने के घिनौने खेल में झांगुर से भी बड़ा खिलाड़ी कोई और है। ये वो है जिसका एक फोन झांगुर के लिए वो हुक्म होता था, जिसके लिए झांगुर कुछ भी करता था। पल भर में प्लान को आगे बढ़ाता था, पल भर में ही प्लान को बदल देता था। झांगुर की इस काली दुनिया में उसका कोई आका भी था। कई मोहरे थे जिनकी तलाश अब तेजी से हो रही है। सूत्रों के मुताबिक झांगुर के पीछे किसी बड़े मास्टरमाइंड का हाथ भी था। कोई बाहर से फोन करता था
जिससे मिलने वाले हुक्म का पालन तत्काल प्रभाव से छांगुर करता था। वो इंसान कौन है? इसका राज छांगुर की कीपैड वाली मोबाइल में छुपा है। छांगुर कभी भी एंड्रॉइड मोबाइल का प्रयोग नहीं करता था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड था, उसके पीछे भी कोई आका बैठा था। सूत्रों की माने तो यूपी एटीएस की जांच में यह बात खुलकर सामने आई है कि छांगुर को एक हफ्ते में एक बार एक फोन आता था, जो उसके एंड्रॉइड नहीं बल्कि कीपैड वाले नॉर्मल फोन पर आया करता था। छांगुर जब फोन पर बात करता था तो हुक्म और तामील के अलावा कुछ नहीं कहा करता था। हुक्म का मतलब किसी अपने से बड़े के आदेश की पालन करने की बात, और तामील का मतलब उसे अनुपालन करने की बात है। उर्दू में कहे गए ये दो शब्द ही छांगुर को ये बताते थे और उसके आसपास के लोगों को कि किसी बड़े आदमी का फोन आया है, जिसके बाद छांगुर तुरंत फैसले लिया करता था। जानकारी ये भी मिल रही है कि छांगुर के जिस अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया उसे भी 3 बार बदला गया। यानी जिस ठेकेदार ने उसे बनाया उसे पहले अस्पताल बनाने की बात कही गई, फिर घर बनाने की बात कही गई, फिर डिग्री कॉलेज बनाने की बात की गई, और ये तीनों ही बातें उसे उसी आका ने कही थी, जिसके बाद छांगुर तुरंत फैसले ले लिया करता था। अब उसके इस कीपैड के फोन का भी यूपी एटीएस परीक्षण कर रही है, जिसके बाद कई राज खुल सकते हैं। बाहर से आने वाले का फोन नंबर छांगुर को जुबानी याद रहता था। उसके आका का फोन हफ्ते में एक दिन आता था। हुक्म हुक्म और तामील से ज्यादा छांगुर ज्यादा नहीं बोलता था। इससे लोग जान भी नहीं पाते थे कि दूसरी तरफ से क्या कहा गया। जलालुद्दीन और छांगुर की इस धर्मांतरण की काली दुनिया के पीछे कोई आका भी बैठा था। यूपी एटीएस के रिमांड के दौरान पूछे गए छांगुर के कई सवालों के जवाब में उसने नीतू नसरीन का नाम लिया, और नीतू नसरीन ने यह बात कबूली है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि किसी बड़े शख्स का फोन छांगुर को हफ्ते में एक बार आया करता था, और जिसके कहने पर छांगुर तुरंत आदेश लिया करता था। आसपास बैठे लोग भी इस बात को तस्दीक करते नजर आए हैं कि कोई ऐसा फोन आता था जिस पर छांगुर यस नो के अलावा, यानी हुक्म और तालीम के अलावा कुछ नहीं कहा करता था। यह तीसरा शख्स कौन है जो छांगुर का भी बॉस है, यानी असली मास्टरमाइंड है, और ये कहां से बैठकर छांगुर को फोन किया करता था, अब ये सारे राज खुलने वाले हैं। कहीं ना कहीं इसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आ सकता है, और जिसको लेकर ईडी बाकी एजेंसीज को भी इसकी जांच सौंप सकती है, और साथ ही साथ यूपी एटीएस भी इसकी जानकारी बाकी एजेंसियों को भी लगातार मुहैया करा रही है। अब खुफिया एजेंसी और एटीएस की टीम उस आका को तलाश रही है जिसका हुक्म छांगुर के लिए सबसे बड़ा फरमान होता था। छांगुर का आका कौन है? कौन है जिसके इशारे पर छांगुर सबसे बड़ा धर्मांतरण का धंधेबाज बना? इसका भी खुलासा जल्द होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।